हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स और अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये एग्जामिनेशन में आपको 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कम से कम 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, और मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें वॉइस के क्वेश्चन आप मात्र 1 से 2 सेकेंड में देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्टिव वॉइस वे आपको वाक्य कहलाते हैं जिनमें सब्जेक्ट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना सब्जेक्ट के कोई कार्य नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें यह दर्शाया जाता है कोई सब्जेक्ट है जो किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पैसिव वॉइस क्या, कौन से वाक्य होते हैं? तो पैसिव वॉइस वे वाक्य होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य को नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि अक्सर सेंटेंस लिखा होता है कि बैंक लूटा गया, 100 लोग मारे गए। तो इस तरीके के वाक्यों में आपको सब्जेक्ट का अभाव होता है, किसने बैंक को लूटा या किसने लोगों को मारा। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको किसके ऊपर क्रिया हुई। और सबसे बड़ा अंतर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में ये पूरा पता चलता है कि कोई आपको ये जो सब्जेक्ट है वो कार्य को कर रहा है, यानी कि क्रिया के ऊपर उसका प्रभाव है। लेकिन पैसिव वॉइस में ठीक उल्टा होता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कोई क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर घटित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपको पैसिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है गाइज, तो लेट अस अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किन किन आपको जगहों पे बदलाव हुआ है। ये नंबर 1 आप इसे दे सकते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। ये मुख्यतः 4 बदलाव आपको साधारण वाक्य में होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जानेंगे कि इनको हम कैसे, इन बदलाव को हम करके हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पहले और चौथे चेंजिंग की। द फर्स्ट एंड द फोर्थ चेंजिंग। यहां आप देख सकते हैं कि पहले और चौथे चेंजिंग में पर्सन की चेंजिंग की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है सब्जेक्टिव केस, जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जो वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। और यहाँ पे आप किसी का नाम भी रख सकते हैं, चाहेंगे तो किसी का नाम भी आप यूज कर सकते हैं। और एक और आपको लास्ट में होता है हु, जिसकी चर्चा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं कि मी होता है, वी का अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, और इट का इट ही होता है, दे का देम। और किसी का नाम तो बदलता ही नहीं है गाइज, आप केवल नाम को जैसे का लिखा गया वैसे ही आप उसको रख सकते हैं। और हु को हम बदल देते हैं हुम में, जिसकी चर्चा हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं कि अगला चेंजिंग कौन सा है। पहले इसको हम क्लियर कर दें कि कैसे आपको चेंजिंग की गई है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम बाई के साथ यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, मी। अगर सब्जेक्ट वी है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपका बाई प्लस सब्जेक्ट अस हो जाएगा। अगर ही है तो बाई के साथ हिम का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरी चेंजिंग में। तो तीसरी चेंजिंग आप देख सकते हैं द थर्ड चेंजिंग में। तो थर्ड चेंजिंग आपको वर्ब की चेंजिंग की गई है, जहां पर आपको पैसिव वॉइस में मात्र आपको केवल और केवल
वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, अन्य कोई फॉर्म नहीं आती। यानी थर्ड फॉर्म आप जानते भी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अक्सर आप देखेंगे जैसे कि प्ले शब्द है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है प्लेड। यानी कुछ वर्ब्स में हम ईडी लगाकर आपको थर्ड फॉर्म बनाते हैं, कुछ वर्ब में जैसे ईट, एट और होता है ईटन, मतलब कि ईएन जोड़कर बना सकते हैं। तो अलग अलग वर्ब्स में अलग अलग आपको कुछ कह सकते हैं बदलाव होते हैं थर्ड फॉर्म के लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले चेंजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देख लिया पहली और चौथी चेंजिंग। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आई है तो पैसिव वॉइस में उसे हम बाई के साथ मी के रूप में यूज करेंगे, अगर वी है तो अस के रूप में, यू है तो बाई यू हो जाएगा, ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर, इट है तो बाई इट लगा सकते हैं, दे है तो बाई देम, नेम आया है तो बाई नेम यानी रमेश आया है तो बाई रमेश हो जाएगा, और इंटरोगेटिव में हु है तो उसे हम बाई हुम में बदल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया आपको थर्ड चेंजिंग, जिसमें आप देख सकते हैं वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म नहीं। तो ये बहुत ही आपको क्लियर स्पष्ट है कि वर्ब की और कोई फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं आती है, मात्र थर्ड फॉर्म आती है। आई होप सो कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली चेंजिंग पे, जो कि है सेकेंड चेंजिंग, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंजिंग यही कहलाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड चेंजिंग की, नंबर 2। तो चलिए देखिए गाइस, ये एक्टिव वॉइस हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस। अब देखिए पहले आप जो पैसिव वॉइस पढ़ते थे वो टेंस के ऊपर पढ़ते थे, हम आपको विदाउट टेंस बता रहे हैं, जिसको आप विदाउट टेंस पढ़े भी केवल वाक्य को देखकर ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। यदि किसी वाक्य में अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा गया हो, या उसमें हम डज या डू का प्रयोग करते हो, तो ऐसे केस में V1 के साथ तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज या एम या आर। और हम पहले ही बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म आती है। तो आई होप सो कि तो क्लियर ही होगा आपको। अगला हम देखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि आपको वाक्य में दी जाए, या डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम इसे वाज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम वाज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये आसानी से बदल जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ये देखिए एक और सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन दोनों को यदि आप छोड़ दें तो यहां देखिएगा आप ये पूरी तरह से अपने आप को बदल लेते हैं फॉर्मेट में। इनको आप याद कर सकते हैं कि ये दो ऐसे आपको चेंजिंग है जो आपको पूरी की पूरी बदल जाती है। लेकिन जो बाकी की चेंजिंग आती है, जैसे देखते हैं विल और सेल, तो हम मान लेते हैं विल और सेल को मॉडल एक्सिलरीज के रूप में। ठीक है ना, मॉडल एक्सिलरीज आपने पढ़ा होगा मॉडल एक्सिलरीज में, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपको मॉडल कहलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट भी कर देता हूँ कि मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं। will, shall, can, could, may, might, should, must, ought to, would, need, dare, this। तो दीज आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरीज। तो आप इन मॉडल एक्सिलरीज को इस तरह से बदल सकते हैं, यानी कि मॉडल एक्सिलरीज वाक्य में आए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो आपको इसको हटाना नहीं है या कुछ बदलना भी नहीं है, आप बस मॉडल एक्सिलरीज यूज करिएगा जो दिया गया है। उसके बाद हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, वर्ब की हमेशा इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो आप इसमें केवल बी आप जोड़कर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए, जैसे कि आप जानते हैं इज, एम, आर, या वाज, वर। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ing का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ बदलना नहीं है, इसमें ऐड ही करना है आपको। जैसे कि अगर इज एम आर दिया गया हो तो हमें इसमें इज एम आर या वाज वर प्रयोग कर लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है बीइंग, यानी कि बी की फॉर्म में ing, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे यूज की जाती है। अगला हम लोग देखेंगे अजी परफेक्ट फॉर्म में आता है, जैसे हैज, हैव, या पास्ट में हैड। उसके बाद मॉडल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव। हम मॉडल से ले रहे हैं कि इसमें आपको विल सेल के साथ कैन कुड भी आपको प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको समझने भी आसान होगा और इजी होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो चलिए अब देखते हैं अब इसमें क्या बदलाव करना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसमें कोई बदलाव नहीं, हैज हैव को आप ऐसे ही लिख देंगे। हैड आया हुआ है तो हैड को हैड के रूप में कर देंगे कन्वर्ट, और यहाँ पे मॉडल इजरीज के साथ हैव को लिख देते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा बस जोड़ना है बीन, ओके। यानी कि आप जब गौर से आप देखेंगे इसके तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो यहाँ पे देखिए बी के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। आईएनजी फॉर्म है तो वही बी के साथ हमने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है, और यदि थर्ड फॉर्म है तो हम यहाँ पे आपको बी का ही थर्ड फॉर्म जो कि बीन होता है वो हमने यूज किया हुआ है। तो चलिए एक और आपको हम बता देते हैं, यदि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप टू के बाद आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैंने इसमें आपको टेंस के लिए आपको रूल बताया है, मॉडल के लिए बताया है, और उसके साथ ही साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको हैव टू, अबाउट टू, बी टू का प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखेंगे कि आखिर इसका हम प्रयोग कैसे वाक्यों को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो लेट अस सी। यहां पे एक वाक्य लिखते हैं, एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। एक सिंपल सेंटेंस हम लेंगे, जैसे ही कॉल्स मी। ये एक आपको वाक्य मैंने रखा हुआ है, ही कॉल्स मी। तो यहां देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, ही, और ऑब्जेक्ट है मी। तो सबसे पहले हम पैसेज में आपको बताए थे कि सबसे पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मी लिख सकते हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा वो आई। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको यूज किया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पे इज एम आर में से हम आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाई प्लस हो जाएगा हैम। क्लियर है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आई को मैंने मी को आई के रूप में सब्जेक्ट के रूप में बदला है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मैंने यहाँ यूज की है एस ई एस के साथ, तो हमने उसको इज एम आर यानी एम में बदलकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज किया है, और ही जो कि सब्जेक्ट उसे बाई के साथ हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया हुआ है, क्योंकि यह वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, अगर यही वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो हम क्या करेंगे। तो हमने आपको यहां स्पष्ट रूप से बताया भी है, ठीक है, हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया यदि आपको डज का प्रयोग होता है तब भी हम उसे इज एम आर के रूप में ही यूज करते हैं। जैसे आई एम नॉट कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। यदि निगेटिव सेंटेंस है तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। अब हम देखते हैं पास्ट का वाक्य, जैसे कि ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, तो यहां हो जाएगा आई वॉज कॉल्ड बाय हिम। तो यहां देख सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। सेकेंड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया भी था कि वाज या वर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां देख सकते हैं आई के साथ मैंने वाज का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला वाक्य देते हैं मॉडल के लिए, जैसे कि हम यहां पे विल का यूज करते हैं, ही विल कॉल मी, ही विल कॉल मी, ये हो जाएगा आई शैल बी
कॉल्ड बाय हिम, ही शैल बी कॉल्ड बाय हिम। और कोई मॉडल्स रखते हैं जैसे कैन, आई कैन, सॉरी ही कैन कॉल मी, क्या हो जाएगा, आई कैन बी कॉल्ड बाय हिम। तो इस तरह से आप मॉडल के कोई भी मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, जो भी आप रखना चाहते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। आपको उसे पैसिव वॉइस में रखना है और उसके बाद बस आपको बी जोड़ देना है, उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगला देखते हैं यदि वाक्य कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, जैसे कि ही इज कॉलिंग मी, आई के साथ यहाँ पे हम इजएमआर में से एम लगाएंगे क्योंकि ये बदलेगा ही नहीं। आईएनजी आया तो आप देखिएगा आईएनजी के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है बीइंग का प्रयोग किया हुआ है, तो इसमें आपको बस बीइंग जोड़ देना है और आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, यस थर्ड फॉर्म, तो बाई हिम। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं, जैसे ही वॉज कॉलिंग मी, ही वॉज कॉलिंग मी, तो आई वॉज being called by him। इन द परफेक्ट सेंट परफेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे कि he has called me, तो हो जाएगा यहाँ पे आई। और यहाँ देखिए परफेक्ट के लिए बताया भी है आपको, क्लियर कर लीजिए यहाँ से, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको बस एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बीन, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आई हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। एक हम लोग इन्फिनिटी टू का भी यूज देख लेते हैं कैसे होता है, जैसे ही, एक मिनट रुक जाइएगा, अब देखिए, तो हमने आपको बताया इन्फिनिटी टू के लिए कैसे यूज करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा जाए कि ही हैज टू कॉल मी, यहां देखिए टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो हमने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बताया है। अगर टू के साथ V1 को पैसिव में बदलना है तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है उसमें कोई बदलाव किए बिना बस आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो चलिए देखते हैं हम यही करके कि कैसे ये आपको अप्लाई करना है। तो यहां हो जाएगा आई हैव टू, हैव इसलिए क्योंकि हैज होता है सिंगुलर, ठीक है ना, और हैव होता है प्लूरल फॉर्म, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, हैज का नहीं। तो यहाँ आई हैव टू, यहाँ मैंने और कुछ बदला नहीं है, इसी हैज टू को हमने हैव टू में कन्वर्ट किया है जो कि ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है। तो आई हैव टू हो गया, अब बी के साथ हम लोग लगाएंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म, बी कॉल्ड बाय हिम। तो आई होप सो कि ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि टू का अगर कोई भी वाक्य आपको इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया जाता है तो आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर तो अब हो ही गया होगा आपको। तो चलिए, तो हमने आपको सिंपल सेंटेंस बता दिया है कि कैसे हम उसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसे ओवरव्यू करते हैं कि आखिर हमने आज जो पढ़ा है इसमें हमने कैसे कैसे चीज़ों को परिवर्तित किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एक्टिव और पैसिव के बारे में, कि एक्टिव एज क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इसमें यह पता चलता है हमें कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। इसके बाद हम बताया पैसिव क्या होता है, इसमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो सब्जेक्ट यानी वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर घटित हो रहा है, यानी कि आपको इसके ऊपर एरो भी आप देख सकते हैं कि ये वर्ब आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो ये एरो भी आपको कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जैसे कि इन वाक्यों में भी हम देख सकते हैं कि हमने आपको 4 बदलाव दिए हैं। पहला और चौथा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी पर्सन चेंजिंग है, और दूसरा है आपको हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा है आपको वर्ब की फॉर्म। तो चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम आपको ये वाक्य दिखाए जो हमने आपको बनाया हुआ है, ये देखिए, ही तो देखिए
ही कॉल्स, यानी कि कहीं ना कहीं ही कार्य को कर रहा है, आपको क्लियर है। और यहां देखिए आई एम कॉल्ड, यानी मुझे बुलाया गया है। यानी ऐसे वाक्य यदि आपको मिलते हैं जहां पे क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर घटित हो, वो वाक्य पैसिवाइज में होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कई बार होता है कि हम लोग एक्टिव से पैसिव तो बदल लेते हैं और एग्जामिनेशन में पैसिव से एक्टिव भी वाक्य आते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक हम लोग के लिए हो जाता है कि हम लोग ये पहचान सके कि वाक्य पैसिव में है कि एक्टिव में है। और मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि वाक्य एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो देखिए जो टेंस वाले वाक्य होते हैं ना, उसको पैसिव में पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका यही है कि आप इस दो रूल को हमेशा याद रखें। सबसे पहला ये है नंबर 1 कि यदि वाक्य में आपको इज, एम, आर, वाज या वर दिया गया हो या बी फॉर्म भी दी गई हो, जैसे आप विल बी, कैन बी आपको यूज होता है, और इसके ये बाद यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलती है, तो ये आप मान के चलेंगे कि वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर कहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आप एकदम एश्योर्ड हो जाइएगा कि वह पैसिव वॉइस ही है और कोई वाक्य नहीं है। जैसे आई एम कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड, आई विल बी कॉल्ड, आई कैन बी कॉल्ड। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं अगर हैज, हैव या हैड या मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव आया हो, ठीक है, और इनके बाद अगर आपको बीन का प्रयोग कर दिया जाता है, बीन, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। और यदि थर्ड फॉर्म में आता है तो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। तो चलिए देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं गाइस। चलिए जल्दी से हमें ये बताइए कि जो हम वाक्य लिख रहे हैं कि वह एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। He was invited in the party. You should have been. You should have been taught. You should have been taught. नाउ टेल मी, पहला वाक्य एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपको इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है और सिंपली आप कहिएगा कि क्या है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। दूसरा वाक्य भी देख सकते हैं, शुड और उसके साथ हैव है और यहाँ पे क्या आ गया है, बीन, और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ना होकर क्या ये थर्ड फॉर्म, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस का है। अगर अब यही वाक्य हम ये लिखते हैं कि ही इज इनवाइटिंग अस, तो यहां देखिएगा इज के बाद हमने इनवाइटिंग का यूज किया जो कि क्या है, एक्टिव वॉइस का है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको हम पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।